इटाली में एक 20,000 साल पुराना एक ऑलिव ट्री है और इसका नाम है द थिंकिंग ट्री। और ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे ये ऐसे करके सोच रहा है। ये है द थिंकिंग ट्री और ये प्यूगलिया साउथ ऑफ इटली में मौजूद है। फैक्ट नंबर 24, आपको पता होगा ना, आपने सुना होगा कि बहुत लोगों को किडनी स्टोन हो जाता है, ठीक है, किडनी स्टोन्स। तो वो जिनको किडनी स्टोन होता है वो अक्सर कहते होंगे कि उनको यहाँ पेन हो रहा है किडनी में। तो किडनी स्टोन से पेन क्यों होता है? अगर स्टोन है तो अगर गोल गोल स्टोन टाइप का छोटा छोटा पार्टिकल होगा तो उससे पेन क्यों होगा? बट ना, वो स्टोन गोल नहीं होता है, वो देखो ऐसा होता है। ये है मैग्नीफाइड इमेज ऑफ किडनी स्टोन और देखो ये कुछ ऐसा होता है। और यही रीजन है कि किडनी स्टोन इतना पेनफुल क्यों होता है, क्योंकि ये देखो ऐसा शार्प होता है। किडनी स्टोन ये होता है, न कि गोल गोल होता है जो हम लोग सोचते हैं कि हाँ किडनी स्टोन वैसा होता होगा। तो ये है किडनी स्टोन का एक एक्चुअल मैग्नीफाइड इमेज। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 23, ये बहुत ही मस्त फैक्ट है। जो गेम्स के सीडी आते हैं ना, गेम्स के सीडी जो आप देखे होंगे बचपन में, प्ले स्टेशन का या ऐसा बहुत सारा जो सीडी होता है गेम्स का, उसी से रिलेटेड एक बहुत मस्त फैक्ट है कि जो फीफा गेम जो था साल 2001 का फीफा गेम प्ले स्टेशन का, उसमें ना एक स्क्रैच एंड स्निफ फीचर था डिस्क के ऊपर। मतलब उस डिस्क के ऊपर एक प्लास्टिक लगा हुआ था और उस प्लास्टिक को अगर आप निकालोगे तो आपको उसके अंदर से ना फुटबॉल का जो स्टेडियम होता है और फुटबॉल का जो स्मेल होता है ना, एक फुटबॉल का स्मेल देखना एक यूनिक टाइप का होता है। तो सीडी को आप जब स्निफ करोगे प्लास्टिक को तो आपको फुटबॉल की स्मेल आएगी और ग्राउंड की स्मेल आएगी। दैट्स रियली अमेजिंग। देखो इस डिस्क के ऊपर लिखा हुआ है स्मेल द पिच, स्क्रैच एंड स्निफ। फैक्ट नंबर 22, MOOSE, ये एक जानवर का नाम है, ठीक है, मूस। तो व्हाइट मूस जो होते हैं ना वो देखो ऐसे दिखते हैं और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुली कैप्चर्ड इमेज है एक मूस का। और इसका माउथ देखो एक यूनिक टाइप का होता है और ये ऐसा लगता है कोई फेरी टेल की किताब से आया है, बट ये एक एक्चुअल क्रिएचर है। फैक्ट नंबर 21, कैबेज फील्ड, जो कैबेज होता है उसका फील्ड आप देखे होंगे कुछ ऐसा होता है, ऐसे कैबेज उगता होगा और ऐसा दिखता है, ठीक है। बट ये एक वंडरफुली क्लिक्ड इमेज है कि कैबेज फील्ड के ऊपर जब बर्फ जम जाता है, स्नोफॉल पूरा भर जाता है तो वो कुछ ऐसा दिखता है। फैक्ट नंबर 20, आईफिल टावर जो है वो ऐसा दिखता है, ठीक है। बट आपको पता है कि जब ये कंस्ट्रक्ट हो रहा था तो कैसे बन रहा होगा? ये देखो इस इमेज को, देखो सबसे लेफ्ट साइड जब ये बनना शुरू हुआ था तो कैसे दो साइड से ऐसे 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 कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था थोड़ा थोड़ा करके, और फिर उसके बाद थोड़ा और ऊपर तक बना, फिर और ऊपर तक बना और ब्यूटीफुली क्राफ्ट करके इतना ऊपर करते करते फाइनली ये खड़ा हो गया। ये 1887 से 1889 तक का पिक है और इस पिक का नाम है द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आईफिल टावर और ये बहुत ही एक वैल्यूएबल पिक है हिस्ट्री की। फैक्ट नंबर 19, जो थाईलैंड जगह है ना वहाँ के लोग ड्रैगन्स पर यकीन करते हैं। ड्रैगन्स जो कि मुंह से आग निकालते हैं। तो वहाँ पर एक ना लॉर्ड बुद्धा का मंदिर है थाईलैंड में और उस बुद्धा टेम्पल के चारों तरफ देखो ऐसे एक ड्रैगन का स्ट्रक्चर बना हुआ है और ये 17 मंजिला एक बिल्डिंग है और ये देखो कितना ब्यूटीफुल लगता है। ये पूरा रैप करके ये पूरा एक ड्रैगन उस पूरे बिल्डिंग को पूरा रैप कर दिया, पूरा घेरा हुआ है उसको। फैक्ट नंबर 18, जब भी हम लोग स्पाइसी फूड खाते हैं ना, देखना आपको एक मस्त सा फील होगा। स्पाइसी फूड खाने से ही ना अच्छा फील होता है, मजा फील होता है। पता है क्यों? क्योंकि ब्रेन केमिकल्स तो बहुत सारे होते हैं। एग्जाम्पल लूँ तो फेमस डोपामीन, इंडोर्फिन, सेरोटोनिन, DMT. Only spiritual guys know what I'm talking about. The chemical which is released at birth and at death. A whole another topic. हाँ, तो ये सब मतलब ब्रेन के अंदर केमिकल्स का खेल होता है, ठीक है। तो जब हम लोग स्पाइसी फूड खाते हैं ना तब सिर्फ डोपामीन फील गुड केमिकल नहीं बल्कि साथ में इंडोर्फिन नाम का एक पेन रिलीफ केमिकल भी निकलता है। तो जब डोपामीन और इंडोर्फिन दोनों एक साथ निकलते हैं तो हमें वो एक हाई फील होता है। और इसलिए देखना कि हम लोग में से कोई लोग ना एकदम स्पाइसी खाने के लिए पूरा पागल रहते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये ब्रेन को एक मस्त सा स्टिमुलेशन देता है। जब डोपामीन और इंडोर्फिन मिलता है ना तब वो एक बहुत ही यूनिक तरह का हाई पैदा करता है। फैक्ट नंबर 17, सैफायर सेंटर फॉर एसोसिएशन रिसर्च पिट्सबर्ग में एक बहुत ही अनबिलीवेबल सी घटना हुई। पता है वहाँ पे कई कुत्तों को ना क्लिनिकली डेड कर दिया गया कुछ घंटों के लिए, मतलब उन्हें मार दिया गया, ठीक है। और उन रिसर्चर्स ने मरे हुए कुत्तों को जिंदा कर दिया और ये पूरे इतिहास की सबसे बड़ी साइंटिफिक घटनाओं में से एक है।
न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन भी इस घटना के ऊपर एक आर्टिकल पोस्ट की थी, ज़ॉम्बी डॉग्स। इसमें इसका पूरा डिटेल दिया हुआ था और इसमें यही बताया गया था कि कुत्तों को वापस जिंदा कर दिया क्लिनिकली डेड करके, बिना किसी ब्रेन डैमेज के। मतलब एक केमिकल से उनको मार के उनका आप कह सकते हो हार्ट बीट बंद करके वो लोग वापस एक यूनिक तरीके से वो लोग जिंदा कर दिए। दिस इज अनबिलीवेबल। क्या क्या हो सकता है दुनिया में, बाप रे। फैक्ट नंबर 16, बहुत जगह गंदगी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। लोग कहीं भी गंदा कूड़ा फेंकने लगते हैं। तो टेक्सास जो है यूएस में जगह, वहां पर ये बहुत दिक्कत है, ठीक है। फिर वहां के ऑफिशियल अधिकारी जो होते हैं गवर्नमेंट के, वो ना इसको पोस्ट कर दिए, मतलब इसको वहां पे लगा दिया इस बोर्ड को, और इसमें लिखा हुआ है डोंट मेस विथ टेक्सास। अंडरस्टैंड? अगर आप किए तो आपको $2000 तक का फाइन लगेगा इधर उधर कचरा कूड़ा फेंकने में। आपको यकीन होगा सिर्फ इस बोर्ड के चलते ना वहां पर जो कूड़ा फेंकने का जो एक हैबिट था लोगों का, वो 72% तक घट गया, पता है। रियली इंडिया में भी हर जगह लगा देना चाहिए। मान लो कि कोई दिल्ली के किसी एरिया में अगर कूड़ा ऐसे ही लोग अंधाधुंध फेंकते हैं ना, तो वहाँ पे लिख दो डोंट मेस विथ ये कोई भी जगह का नाम, हमारे साथ पंगा मत लो। अगर आपने पंगा लिया तो आपको $2000 मतलब वही 1,30,000 रुपए का फाइन लगेगा। मे भी लोग सुधर जाए। फैक्ट नंबर 15, जब भी हम लोग बात करते हैं किसी भी चीज का, किसी भी एज का, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं ना बिफोर द प्रेजेंट एज, मतलब आजकल के दुनिया के पहले, बिफोर प्रेजेंट। मैंने आपको मोमेंट के बारे में वो बताया था कि जस्ट अ मोमेंट, इसका टेक्निकल मतलब होता है 90 सेकेंड्स। वैसे बिफोर द प्रेजेंट एज देयर वाज दिस। तो ये प्रेजेंट एज टेक्निकली किसको डिफाइन करने के लिए ये यूज किया जाता है पता है? इसका आंसर है 1950। साफ साफ आंसर है 1950। साल 1950 के बाद को प्रेजेंट एज बोला जाता है। मतलब जब से एडवांस होना शुरू हुआ था दुनिया, ठीक है, उसके पहले का ओल्ड एज माना जाता है, 1950 के पहले। तो ये था एक टेक्निकल मतलब जो कि आपका बहुत काम आएगा रेफरेंस जानने में किसी भी टाइम पीरियड का। फैक्ट नंबर 14, जो सन का पोजीशन होता है ना, वो देखना चेंज होता है साल के महीनों में, ठीक है। ठंडे के टाइम थोड़ा लोअर ही सन रहता है और गर्मी के टाइम पूरा माथे के ऊपर रहता है, ठीक है। तो किसी एक जगह पर आप कैमरा रख के पूरा टाइम लैप्स करोगे ना, सन का पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है, तो देखो ऐसा दिखेगा आपको। ये पिक है, देखो साइड में महीना लिखा हुआ है और हर महीने सन का पोजीशन कैसे चेंज होता है। देखो ये है 12 मंथ ऑफ सन राइज इन द सेम प्लेस, ऐसा चेंज होता है। यह है पूरा पैटर्न पूरा साल भर का। फैक्ट नंबर 13, तो आपको पता है एक ऐसा बी है जो कि 2.5 इंच तक बड़ा होता है। मतलब मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, देखो गंदे के ऊपर भिनभिनाती रहती है मक्खी, वो मक्खी इतनी छोटी होती है। मैंने जहाँ इतना बड़ा देखा होगा, इतना, ठीक है, इतना बड़ा है। आपके हाथ पर अगर बैठ जाए तो कैसा लगेगा? मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ, आप देखो इस इमेज में, देखो वो मक्खी अगर हाथों पर बैठेगी तो ऐसी लगेगी। कैन यू इमेजिन दैट? ये है वर्ल्ड्स बिगेस्ट बी और ये करीब 2.5 इंच तक बड़ी होती है। और ये ना साल 1981 के बाद लुप्त हो गई थी, बट ये रिसेंटली इंडोनेशिया में दिखी थी। फैक्ट नंबर 12, ज़ेरमत स्विट्जरलैंड में एक ऐसा हट है जहां पर आप अभी भी जाके विजिट कर सकते हो और उसके नीचे का व्यू देखोगे वो इतना ऊपर है, आप देखो एक बार इसको। यह है सोल्वे हट और गूगल में भी इस जगह का 4.6 रेटिंग है। ये ना करीब 13,000 फीट तक ऊपर है, यानी 3.962 किलोमीटर्स अबव द ग्राउंड। फैक्ट नंबर 11, अब मैं आपको जो फैक्ट बता रहा हूँ ना, वो इस पूरे वीडियो का सबसे बेस्ट फैक्ट है और मेरा माइंड तो ब्लो कर दिया था लिटरली। आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, ग्राउंड पे मस्त खड़े हो और आपने अपने माथे के ऊपर देखा कि बहुत दूर एक छोटा सा प्लेन जा रहा है, जो कि हम लोग अक्सर देखते हैं, प्लेन 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 बचपन में करते थे हम लोग, ठीक है। तो वो प्लेन जो है वो हाइट में ना 35 से 36,000 फीट तक ऊपर उड़ती है, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस कितना होता है आपको पता है ना, कितना ऊपर प्लेन उड़ता है, बहुत ऊपर। तो अगर आप जो समुद्र होता है ना, समुद्र, उसका सबसे डीपेस्ट पॉइंट क्या है धरती पे? समुद्र थोड़ा मोड़ा गहरा होता है, बहुत गहरा होता होगा, ठीक है। बट मारियाना ट्रेंच एक पॉइंट है, वो पॉइंट जहां पे पानी है ना समुद्र के ऊपर, उससे ना इतना नीचे है, जिसको जब साइंटिस्ट ने मापा तो 36,000 फीट ही निकला। मतलब आप जितने ऊपर प्लेन को उड़ते हुए देखते हो, उतना ऊपर, उतना गहरा नीचे मारियाना ट्रेंच है। मतलब समुद्र में कितना पानी भरा हुआ, इतना लेंथ तक। मतलब सोचो आप जाओ यहाँ से एरोप्लेन तक आपका पूरा पानी भरा हुआ है। मतलब
समुद्र में टन्स टन्स वाटर, अमेजिंग है समुद्र। मतलब मारियाना ट्रेंच का डीपनेस और जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट का जो हाइट होता है धरती से, उतना तक पानी भरा हुआ है, ये सोच के ही अमेजिंग फील होता है। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 10, जो एप्स होते हैं ना, ये एप्स तो ना आजकल के दुनिया में तो छोटे मोटे एप्स दिखते हैं हमें, बट पुराने जमाने में ना कुछ ऐसे एप होते थे, देखो इंसान से भी इतने बड़े, और ये करीब 1 लाख साल पहले थे, एग्जिस्ट करते थे, और इनको कहते हैं जाइंटियोपैथिकस। और देखो इनका साइज, ये इतने बड़े होते थे लगभग, और इनका वेट 400-500 किलो तक भी होता था। और उस जमाने में ये सिर्फ बैम्बू और सिमिलर प्लांट जो होते थे उनको खाकर ही जिंदा रहते थे, और बाद में ये लुप्त हो गए। फैक्ट नंबर 9, ये एक बहुत ही मस्त फैक्ट है, पता है ये सबसे अमेजिंग फैक्ट्स में से एक है। हमारे जो स्कूल के टेक्स्ट बुक होते हैं उसमें जब सोलर सिस्टम का दिया रहता है ना, सोलर सिस्टम का इमेज, तब सूरज रहेगा, मर्क्यूरी, अर्थ, ये सब रहेगा, तो इतने क्लोज दिखाते हैं जैसे मतलब एक दूसरे का शैडो भी उन पे पड़ता है, एक दूसरे पर शैडो, प्लेनेट का शैडो पड़ता है उस इमेज में। मतलब सोलर सिस्टम इतना क्लोज नहीं है। स्केल की बात आती है, अगर हम लोग सोलर सिस्टम को स्केल में देखें ना तो वो ह्यूज है। कैसे? अब मैं आपको एक ऐसा रेफरेंस दे रहा हूं जो आपका माइंड ब्लो कर देगा। रियली में अगर आपको साइज का आइडिया जानना है ना तो ये सुनो। सोचो कि इतना छोटा सा एक दाना है मटर का। एक्चुअल में सोचो कि मेरे पास को जो स्पेस है ये एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, और धरती एक पी के बराबर है, ठीक है, एक मटर के दाने इतना ये धरती है। तो जो जुपिटर प्लैनेट है ना, सबसे बड़ा जुपिटर प्लैनेट, वो मेरे इस हाथ से 300 मीटर दूर रहेगा। ये है रेफरेंस, 300 मीटर दूर रहेगा, ठीक है, पहला रेफरेंस। प्लूटो जो है, प्लूटो सबसे लास्ट वाला जो ग्रह है, उपग्रह है, ग्रह है, उसको निकाल दिया गया था बेइज्जत, मतलब वही प्लूटो जो है ना, लास्ट का छोटा सा एक, वो इस रेफरेंस पॉइंट से देखे ना, मेरे हाथ से 2.5 किलोमीटर दूर है। रियली इस रेफरेंस पॉइंट में मेरे हाथ से 2.5 किलोमीटर दूर, मेरे पास्ट स्कूल वहां तक प्लूटो, इतना डिस्टेंस है एक्चुअल में। और जो नियरेस्ट स्टार है इस सोलर सिस्टम का, वो मेरे हाथ से 16,000 किलोमीटर दूर है। तो ये मेरे हाथ के रेफरेंस में इतना इतना डिस्टेंस है, तो जो एक्चुअल सोलर सिस्टम है वो कितना ह्यूज है। जस्ट इमेजिन, दिस वॉज रियली ऑसम। असल में यूनिवर्स का जो साइज है ना, बहुत है, बहुत, मतलब ये ब्रेन भी उसका केपेबल नहीं है, वो बियॉन्ड है, बियॉन्ड, बाप रे। फैक्ट नंबर 8, जो एक सिल्वर बैक गोरिल्ला होता है, इसको कहते हैं सिल्वर बैक गोरिल्ला। ये पहले ये जान लो कि बेंच प्रेस होता है ना, जो हम लोग जिम में बेंच प्रेस करते हैं ताकि ये बाइसेप्स बन पाए, तो वो हम लोग कितना उठाते हैं, 40, 50, 100, 150, ठीक है, जो एक्सपर्ट होते हैं वो 100 तक उठा लेते हैं, 100, 150, है ना। बट एक गोरिल्ला का जो ताकत होता है ना, वो इंसान से कहीं ज्यादा होता है, पता है। उसको अगर बेंच प्रेस सिखाया जाए ना, तो एक सिल्वर बैक गोरिल्ला जो है ना, वो 4000 LBS, मतलब किलोग्राम में बोले तो 1810 kg का वजन को बेंच प्रेस कर सकता है। गोरिल्लाज अपने बॉडी से 27 गुना ज्यादा वेट को ऐसे लिफ्ट कर सकते हैं, उनका मसल में इतना ताकत होता है। इंसान तो अपने से मैक्सिमम 2 या 3 गुना तक कर पाते हैं, कुछ सुपर ह्यूमन जो होते हैं वो 5-6 गुना कर पाते हैं, बट गोरिल्ला अपने बॉडी वेट इंटू 27 कर लो, उतना तक उठा सकते हैं। ओह माय गॉड मैन। फैक्ट नंबर 7, ये बहुत ही मस्त फैक्ट है, एक पूरे अर्थ की बात है कि मोर देन 99% ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स दैट हैज एवर लिव्ड ऑन अर्थ आर एक्सटिंक्ट। जी हाँ, धरती के शुरुआत से लेकर, जब से जीवन का शुरुआत हुआ तब से लेकर आज तक जितने भी टाइप्स ऑफ स्पीसीज हुए हैं हर कैटेगरी में, उसमें से 99% लुप्त है, और इंसान ही उस 1% में से है जो आज तक टिका हुआ है इस बायोडाइवर्सिटी में। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 6, ये देखो ये एक रैंडम रोड का, एक आर्टिस्ट का एक आर्ट है। जैसे रोड पे ये डिजाइन है, तो क्या होता है कि शैडो जो पड़ता है सूरज का, वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, बट ये जो है ना, ये एक शैडो नहीं है, ये एक पेंटिंग है जिसे एकदम रियलिस्टिक शैडो की तरह बनाया गया है, और ये टेढ़ा मेढ़ा है लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कि ये तो सीधा है, शैडो टेढ़ा आ रहा है। ओह माय गॉड, घोस्ट इज हियर, भाग 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 भाग। तो ये एक बहुत ही यूनिक सा आर्ट है जिसे एक रैंडम गाय ने रेडिट पे पोस्ट किया था। फैक्ट नंबर 5, जो हमारा पिता है समय, जो हमारा
सबसे पावरफुल जिसे हम लोग मानते हैं यूनिवर्स का कंटेंट, टाइम, वो सबके ऊपर है, ठीक है। सबसे ऊपर, सबसे बियॉन्ड की चीज है टाइम। वो मतलब हर एक स्पीसीज, जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो उसका लाइफ साइकिल में उसे बूढ़ा करके मार देता है, ठीक है। ये सृष्टि का नियम है। बट एक ऐसा जीव है ना जो सृष्टि के इस नियम को काइंड ऑफ तोड़ रहा है, एक जेलीफिश। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो कि अमर है, और आप बहुत बार सुने होंगे कि ये जेलीफिश अमर है। वो तो है ही, बट वैसे ही टाइप का एक और जेलीफिश है जिसका नाम है ट्यूरिटॉप्सिस न्यूट्रिकुला। और ये जो है ना, ये एक ऐसा जेलीफिश है जो कि लिटरली जब ये बूढ़ा होता है ना, तब ये अपने विश के हिसाब से अपने आप को वापस यंग कर सकता है। ओह माय गॉड। इनफैक्ट जब इसका नाम गूगल में सर्च किया जाता है ना, तब जो विकिपीडिया का इन्फो दिखता है उसमें भी हमें यही दिखता है कि हाँ, इसका सबसे खास प्रॉपर्टी है अपने एज को रिवर्स करने का, एंड दैट्स रियली अमेजिंग। जब तक कोई इसे मार न दे या फिर ये किसी भी तरह डिहाइड्रेशन से मर न जाए, कि अगर इस मछली को जाके कोई कुचल दिया गलती से या फिर काट दिया और पूरा फेंक दिया समुद्र के बाहर, मतलब एक्सटर्नल कारण से ही ये मर सकता है, ऐसे नेचुरली नहीं। जो समय है वो सब कुछ का अंत कर देता है, एक्सेप्ट ये गॉड डैम जेलीफिश। या दैट्स अ वियर्ड ट्रूथ। फैक्ट नंबर 4, ये भी एक बहुत ही मस्त फैक्ट है। आज से जब कितने साल पहले जब धरती नया नया था ना, तब के जो पेड़ पौधे होते थे ना, वो आज के स्केल पे नहीं होते थे, पता है। वो ह्यूज होते थे, ह्यूमंगस बोले तो। आपको आइडिया देने के लिए मैं ये आपको इमेज दिखा रहा हूँ, देखो। ये उसी टाइम का पेड़ का एक कंसेप्ट इमेज है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो लाल कलर का शर्ट पहना हुआ एक इंसान, और यहाँ पर देखो पेड़ का स्टेम है, और ये देखो कितना बड़ा और कितना मोटा है और कितना बड़ा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, बाप रे बाप। उस टाइम के जो नॉर्मल पेड़ होते थे, लाइक इट्स नो बिग डील, वो इतने बड़े होते थे डिफॉल्ट में। बाद में ये सब छोटे होते गए। अजीब नेचर है। उन पेड़ों को साइंटिस्ट्स कहते हैं, पता है क्या? एंशिएंट जायंट्स। फैक्ट नंबर 3, लाइट पिलर। आपने मार्वल के बहुत सारा मूवीज देखा होगा सुपर हीरो का, उसमें ओडिन या फिर जो भी ये ग्राफिकल सीन होता है ना, वो आप देखे होगा कि मतलब आसमान में लाइट निकल रहा है, पूरा एक फिल्मी सा सीन होता है ना। इसमें धरती का ग्राउंड यहाँ है, आसमान है, और दोनों का लाइट से कांटेक्ट हो रहा है, टेलीपोर्टेशन हो रहा है। और आप देखो एक इमेज को, कुछ ऐसा दिखता है ना, ये जो CGI होता है। बट मैं आपको एक बहुत वियर्ड बात बोलने जा रहा हूँ कि जो इमेज आपने अभी देखा, ये ना एक्चुअल इमेज है, ये एक क्लिक्ड फोटो है, रियली। आप बोलोगे क्या बोल रहा है, कैसे क्लिक फोटो, क्या कौन टेलीपोर्ट कर रहा है? बट नहीं मेरे डोट, ये जो बीम है ये एक नेचुरल फेनोमेनन का नाम है, इसे कहते हैं लाइट पिलर, ठीक है। और इसका विकिपीडिया डेफिनेशन आप देख सकते हो। ये एक बहुत ही यूनिक तरीके से क्रिएट होता है उन जगहों में जहां पर बर्फ होती है, आइस क्रिस्टल्स होते हैं, और जहां पे बहुत ठंड एटमॉस्फेयर होता है। जैसे ऑरोराज होते हैं ना, ऑरोराज आप ये देखोगे, ऑरोराज के बारे में सुने होंगे, वैसे ये लाइट पिलर्स होते हैं, बट इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बट अब मेरे वजह से इनके बारे में मिलियंस ऑफ पीपल जान गए होंगे ना। तो ये पूरे मतलब नेचुरल इवेंट में सबसे ब्यूटीफुल इवेंट्स में से एक है ये लाइट पिलर। फैक्ट नंबर 2, अब आपको मैं एक बहुत ही अमेजिंग सा एक इल्यूजन दिखाने वाला हूँ। आप मुझे ये बोलो कि क्या ये लाइन जो है, ये जो ब्लू आपको दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे जो लेफ्ट से राइट आ रहा है और राइट से लेफ्ट जा रहा है, ये 3 लाइन, क्या ये सीधे हैं? ये लाइंस क्या एकदम सीधे हैं? एकदम ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे हैं, है या नहीं? तो ना आप ऐसे पहली झलक में देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि मतलब ये टेढ़ा है, 3 1 2 3 करके ये टेढ़ा लाइन है, ठीक है। बट ये एक्चुअल में तीनों ना स्ट्रेट लाइन है, ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। वो सब इक्वल साइज के हैं, बट ये पूरा इमेज ऐसा बना है जैसा लगेगा कि ये ब्लू वाला पूरा टेढ़ा है, बट ये एक्चुअल में सीधा है। ये ना दिमाग का एकदम, दिमाग को खा जाने वाला इमेज है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग इमेज है, आपका दिमाग एकदम खा जाएगा आपका ये इमेज दिमाग। बट ये एक रियल ऑप्टिकल इल्यूजन है। फैक्ट नंबर 1, डोरेमोन। आपको पता है कि डोरेमोन का जो लास्ट एपिसोड है उसमें क्या होता है? आप बोलोगे कि डोरेमोन लास्ट क्या, वो तो अभी तो कंटिन्यू चल रहा है ना सीरीज, टीवी में जो दिखाता है। बट नहीं, जितना भी आप जो शोज या कोई भी मूवी देखते हो ना, अक्सर बहुत सारा ना कॉमिक पे आधारित होता है, ठीक है। उसका पहले कॉमिक वर्जन निकल चुका होता है और कॉमिक के बाद वो डिजिटल फॉर्म में आता है, ठीक है। तो जो डोरेमोन का जो एंडिंग है ना, आप यकीन करो मेरा, वो वर्ल्ड के जितने भी टीवी सीरीज और मूवीज है ना, उसमें से सबसे बेस्ट एंडिंग में से एक है, पता है। एकदम
जीनियस लेवल का एंडिंग है। होता क्या है सुनो। नोबिता अपने रोज की तरह अपने स्कूल से आता है, ठीक है, और डोरेमोन को बोलता है डोरेमोन मुझे जियान ने परेशान किया, मेरे को गैजेट दो ताकि मैं उसे मजा चखा सकूं। तो वो देखता है कि डोरेमोन हिल नहीं रहा है। उसे लगता है कि डोरेमोन क्या हुआ, और उसके बाद वो मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि डोरेमोन इतने देर तक कई घंटों बीत गए, बट वो ऐसा लगता है कि बेहोश हो गया, फिर क्या हुआ उसके साथ, ठीक है। फिर वो डोरेमोन की बहन डोरामी को कॉल करता है और फिर वो देखती है कि डोरेमोन का बैटरी जो है वो खत्म हो चुका है। जी हाँ, वो शुरू से लेकर जो आप अभी टीवी पे देख रहे हो ना, उसके अंदर एक ऐसा बैटरी लगा हुआ है जिसके बारे में नोबिता या किसी को भी नहीं पता है, बट वो धीरे धीरे डेड हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और लास्ट एपिसोड में वही बैटरी खत्म हो जाता है। तो नोबिता पूछता है कि चलो जल्दी वापस इसके स्टोर में जहां पर हम लोग बैटरी ले पाए 21st सेंचुरी में टाइम ट्रेवल मशीन के थ्रू। डोरामी ये बोलती है कि फ्यूचर की गवर्नमेंट टाइम ट्रेवल को सीज कर दिया और अब कोई भी उस टाइम पर नहीं जा सकता है, और अब जिंदगी भर के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है। डोरेमोन का सफर यहीं तक था। ये सुनने के बाद नोबिता का हार्ट जैसे मतलब हार्ट गायब हो जाता है, हार्ट चकनाचूर हो जाता है। इस घटना के बाद नोबिता सब कुछ छोड़ देता है और एक ऐसा मतलब वो दिन भर चुपचाप रहता है और महीनों तक ऐसे ही चुप रहता है। उसका जान जा चुका है, डोरेमोन जा चुका है। वो अपना फ्रेंड फैमिली सब कुछ से दूर हो जाता है, एक कमरे में बैठा रहता है, ठीक है। और फिर नोबिता ये तय करता है एक दिन कि मैं उसी बैटरी को बना के रहूंगा खुद से, वो भी आज की रिसोर्सेज को यूज करके। चाहे मेरे को जिंदगी में कुछ भी करना पड़े, मैं ये करके रहूंगा, नहीं तो मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है। और इसके बाद एक ग्रेजुएशन सीन दिखाता है कॉमिक में, जिसमें वो ग्रेजुएट हो रहा होता है और सब लोग अपने ग्रेजुएशन को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और उसमें ना नोबिता टॉप किया होता है इन टर्म्स ऑफ मार्क्स और एकेडमिक परफॉर्मेंस, और वो उसका एक्सप्रेशन एकदम सैड होता है। हाँ, सब आगे बोलते हैं नोबिता तुमने टॉप किया है, वो बोलता है हाँ ठीक है ओके, लेकिन मेरे को अभी काम है, मैं जा रहा हूँ, मैं सेलिब्रेट नहीं कर सकता अब तुम लोगों के साथ। उसको वही बैटरी बनाना होता है, और सुजुका भी उससे इम्प्रेस हो जाती है और हमेशा नोबिता के आसपास रहती है उस टॉप होने के घटना के बाद से। वो उसको लाइक करने लगती है पूरे हार्ट से। और फिर कॉमिक में दिखाता है कि 10 साल बाद क्या हुआ, और उसमें ये दिखाता है कि जियान एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका है, सुनियो भी एक कंपनी का सीईओ बन चुका है जो कि नोबिता से मिलता है। नोबिता जो कि फ्यूचर में एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन चुका है, और नोबिता उसको अपने प्लान के बारे में बताता है कि मैं 10 साल से इसी बैटरी पे काम कर रहा हूँ। और उस टाइम तक सुजुका और नोबिता का शादी भी हो चुका होता है। और एक दिन, ओह माय गॉड, मेरे को गूज़बम्स आ रहा है कहानी बताते हुए। एक दिन नोबिता चिल्लाता अपने रूम से अचानक से, आई हैव डन इट, आई हैव डन इट, मैंने कर दिखाया। वो जो बैटरी होता है वो फाइनली तैयार कर देता है। और उसके बाद डोरेमोन पे जब वो बैटरी फाइनली लगता है और ऑन होता है, तब अचानक से उठता है, बोलता है नोबिता तुमने अपना होमवर्क किया? फिर देखता है नोबिता इतना बड़ा हो गया है। कॉमिक में लिखा हुआ था नोबिता हैव यू डन योर होमवर्क। डोरेमोन का पहला उठते उठते गेस्चर ये होता है, बट नोबिता तो बड़ा हो चुका होता है, उसका पूरा बियर्ड आ चुका होता है। अरे बाप रे बाप। पता है इससे सीख क्या मिलता है? इससे सीख ये मिलता है ना कि नोबिता जो कि इतना मतलब दुनिया के नजर में भोंदा बकलोल ये सब है, ठीक है, बट उसके अंदर भी एक जीनियस छुपा हुआ था। और ये हमें ये दिखाता है कि कोई कितना भी अपने आप को वर्थलेस क्यों ना मान ले, जो कि आजकल के यूथ को बोलते हैं कि ये मैं क्या करूंगा यार, बट हर कोई के अंदर टैलेंट होता ही होता है। हर कोई के अंदर एक ऐसा जीनियस होता है जो कि अनलॉक नहीं होता, वो लॉक्ड रहता है। और जब एक सही टाइम आता है तो वो जैसे नोबिता का जब उस पर जुनून सवार हुआ, तब देखो वो क्या से क्या कर गया, एक इम्पॉसिबल से काम को कर गया अपने डोरेमोन के लिए। और लास्ट में ये बताया जाता है कि द रीजन डोरेमोन वाज सेंट टू द पास्ट was to bring out the genius in Nobita that was always within him। वो जीनियसनेस नोबिता के पास ना हमेशा से था, बट वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। आप में से हर कोई ही जीनियस है, बस वो एक अनलॉक्ड स्टेट में है, और जो आप लोग देखते हो जिनका आप तारीफ करते हो उनका अनलॉक हो चुका है। और लॉक या अनलॉक ये सब आपके हाथ में है, आप क्या करते हो अपने लाइफ के साथ। अगर आप सब कुछ दिमाग लगा के करते हो अपना फ्यूचर प्लानिंग ये सब, तो आप जीनियस हो। और आप अगर दिमाग नहीं लगाते हो, हर कुछ को कैजुअल लेते हो, तब आप कम इंटेलिजेंट हो, बस यही। और हाँ, मुझे आपको इन दोनों इमेज के बारे में बात करना था। ये जो इमेज है ये
ये इंटरनेट पे बहुत सर्कुलेट होता है, बट ना ये एक आर्टिस्ट का पिक है, जो कि मतलब इस इमेज का और डोरेमोन सीरीज का ना कोई लेना देना नहीं है। इसका बस मेरे को आपको ट्रूथ बताना था। ये एक रैंडम आर्टिस्ट ने बनाया था, इसका सीरीज के साथ कोई लेना देना नहीं है। डोरेमोन बूढ़ा हो जाएगा, रोबोट कैसे बूढ़ा होगा? वो तो खुद वो फ्यूचर के प्लास्टिक ये सब से बना है, अंदर क्या क्या है उसका रूप, टेक्नोलॉजिकल चीज, वो बूढ़ा कहाँ से होगा? और एक ऐसा इमेज सर्कुलेट होता है ये बिल्ली वाला, बट ये भी ना डोरेमोन से इंस्पायर होके बहुत लोग कैट ओनर जो होते हैं वो अपने बिल्ली को ऐसे पेंट कर देते हैं और डोरेमोन का जो येलो वाला यहाँ टांगा रहता है उसको पहना देते हैं। ये जस्ट शौक से करते हैं लोग, और ऐसे ये इमेज सर्कुलेट होता है। इसका भी डोरेमोन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है एक्चुअल में। तो ये था ये वीडियो, होप यू एंजॉयड इट। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि ये वीडियो कैसा लगा, और शेयर जरूर कर देना सबके साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।